निर्मला 4 दिन से बिना कुछ खाए चारपाई पर पड़ी थी। 2-3 वैद्य आकर देख गए पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो निर्मला के जाने का समय शायद आ गया है कहकर विदा हुए। निर्मला सिर्फ गंगाजल और फलों का रस ही पी पा रही थी। वो भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के प्रयास करती तो भी खाया ना जाता। दोनों पुत्र प्रभाकर व सुधाकर दोनों ही उसकी चारपाई के पास ही बैठे थे। प्रभाकर की पत्नी नीलम भी वहीं बैठी निर्मला के तलवे मसल रही थी। उसके दोनों बच्चे बाहर आंगन में सुधाकर की पत्नी छाया के की देखरेख में खेल रहे थे। किसी का भी मन कुछ खाने का नहीं था। फिर भी छाया ने खिचड़ी बनाकर रख दी थी। बच्चों को खिला भी दी थी। वो चाहती थी कि सब थोड़ा तो खा लें। गांव के लोगों का भी आना जाना लगा हुआ था। ऐसे में सबको परोस के देना उसे उचित न लगा। उसने कमरे की खिड़की से सुधाकर को इशारा किया तो वो बाहर आ गया। क्या हुआ? सुनो, 9 बज गए। किसी के पेट में कल रात से एक दाना तक नहीं गया। भाई साहब को बुला लो, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी ही खा लो। पर ऐसे समय में खाली पेट भजन नहीं होता। बुलाओ भाई साहब को। ठीक है, ने सुधाकर ने अंदर जाकर प्रभाकर को बाहर चलने का इशारा किया। छाया ने खिड़की से ही नीलम को उन दोनों को खिला के वापस भेजने का इशारा किया, जिसे नीलम समझ गई। छाया ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों भाइयों को खिचड़ी परोस दी। मन नहीं कर रहा, प्रभाकर बोला। खा लो भाई साहब, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मन ना भी कर रहा तो भी दोनों भाई खा लो। रात को भी कुछ ना खाया है किसी ने। हाँ भाई साहब, ठीक कह रही है छाया। दोनों भाइयों ने खिचड़ी खा ली तो छाया ने दोनों को दूध का एक एक गिलास पकड़ा दिया। बहू अब ये तो पी लो भाई साहब, और फिर जाकर भाभी को भेजो, वो भी यूं ही खाली पेट है और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मैं उन्हीं के साथ खा लूंगी। भाभी, क्या लगता है अम्मा ठीक हो जाएगी? भगवान जाने, छोटी वैद्य तो मना कर गए। अच्छा एक काम करो, खिचड़ी खा के थोड़ा आराम करो। बच्चों को लेके लेट जाओ थोड़ी देर, मैं घर के काम निपटा लूं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि सास यूं बिस्तर पर है और बहू पसरी पड़ी है। दरवाजा बंद कर लो ना कमरे का, बच्चों को सुला रही है। मैं कह दूंगी तूने भी तो आराम नहीं किया। मैं तो रात को लेट गई थी ना यहीं आंगन में। वैसे कमर तो दुख रही है तो लेट जाओ ना। और मैं तो कहती हूँ कि दोनों भाई बारी बारी थोड़ा आराम कर ले। मानेगे नहीं। भाई साहब को बुलाओ तो। नीलम ने आवाज देकर प्रभाकर को बुला लिया। छोटी कह रही है कि दोनों भाई बारी बारी थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, गांव का कोई देखेगा तो क्या कहेगा। 10 बजने को आए भाई साहब, सब आदमी तो खेतों पे चले गए, औरतें अभी घर के कामों में लगी होंगी। शाम से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। और कोई पाप थोड़े ही कर रहे हैं। शरीर तो शरीर ही है, रात भर से जागे हैं सब। किसी की पलक भी ना झपकी है। कह तो ठीक रही है बहू। फिर आप जाके सो जाओ 2 घंटा, मैं उठा दूंगी। और सुधाकर, आप उठोगे तो उन्हें सोने को कह दूंगी। ठीक है। प्रभाकर और नीलम जाकर सो गए। बच्चे उन्हें परेशान कर रहे थे तो छाया ने उन्हें वहीं आंगन में खेल में लगा दिया। फिर उसने आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी और रोटी बना दी। बच्चों को गुड़ रोटी घी डालकर खिलाने के बाद उसने मौसम्बी निचोड़कर थोड़ा रस निकाला और निर्मला के पास आ गई। सुधाकर अम्मा की चारपाई पे सर टिकाए आधी नींद में था। उसकी आवाज आहट सुनते ही चौकन्ना हो गया। अम्मा, अम्मा, थोड़ा रस पी लो, छाया ने आवाज लगाई। ना, अम्मा ने गर्दन हिलाकर मना किया। थोड़ा सा अम्मा, लो। 1 चम्मच से निर्मला के मुंह में रस डालती वो बोली। निर्मला ने 3-4 चम्मच के बाद मना कर दिया। अम्मा, थोड़ी हिम्मत करो, बस लो चम्मच और पी ना बहू। निर्मला ठीक से बोल भी ना पा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ। हम। निर्मला ने आंखें बंद कर ली। छाया ने सुधाकर को बाहर आने का इशारा किया। क्या हुआ? तुम खाना खा के अब थोड़ा सो जाओ। अम्मा अकेली है, पगला गई है। तुम खाओ, मैं दरवाजे से ही देख रही हूँ। उसने थाली में सब्जी और रोटी निकालकर उसे देते हुए कहा और खुद सास के कमरे कर दरवाजे पर जाकर बैठ गई। नीलम का छोटा वाला बेटा शरण भी खेल के थक चुका था तो वो उसकी गोद में आकर लेट गया। दोपहर के 2 बज गए थे। सुधाकर चुपचाप खाना खाया और उठकर मटके से पानी लेकर पिया। फिर उसने छाया को इशारा किया और घर के पिछवाड़े बाथरूम में चला गया। छाया ने उसे गोद में लिए लिए ही 2 रोटी खा ली। सुधाकर के आते ही उसने बच्चे को उसे पकड़ाया और उसे बिस्तर पर सुलाने को कहा। फिर प्रभाकर और नीलम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नीलम ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। छोटी, सब ठीक है ना? हाँ भाभी। बहू, अम्मा, ठीक है भाई साहब। थोड़ा सा फल का रस पिलाई हूँ, थोड़ी देर पहले सो रही है। तूने तो हम सभी को संभाल लिया है छोटी। नीलम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं भाभी, क्या समय हुआ? 2 बज गए।
दो, और तूने हमें उठाया भी नहीं। कोई बात नहीं, अब आपके देवर और मैं थोड़ा आराम कर लेते हैं, सब्जी रोटी बनी हुई है, दोनों खा लो। बच्चों ने खा लिया है, छोटा सो गया है। अच्छा, तू और सुधाकर अब जाओ, सो जाओ। भाभी टाइम से उठा देना। हाँ हाँ। शाम के 6 बजे तो छाया की आंख खुल गई। 2 दिन की नींद 4 घंटे में क्या ही पूरी होगी, पर कुछ तो आराम मिल ही गया था। छाया और सुधाकर को देख नीलम ने चाय चढ़ा दी। प्रभाकर अम्मा के पास बैठा था, बड़ा वाला चरण अब सो रहा था और छोटा शरण माँ से लिपटा बैठा था। छाया को देख वो दोनों हाथ उठा उसकी ओर बढ़ाया। बस बबुआ, अभी मुंह धोकर आई। आंगन में पानी के कलशे से पानी लेकर मुंह धोया और अपनी ही साड़ी से पोंछ लिया। आजा, उसने शरण को उठाया और नीलम के पास आ बैठी। सुधाकर मुंह धोकर अम्मा के कमरे में चला गया। मैं चाय देकर आई। नीलम 2 ग्लासों में चाय डाल ले चाय के दोनों भाइयों को दे आई। भाभी, अम्मा को थोड़ा दूध पिला दें, दूध भारी तो नहीं हो जाएगा, कहीं फिर बाहर ना आ जाए। वैद्य जी 7 बजे तक आने को कह गए थे, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ ये ठीक है भाभी, थोड़ा पानी पिलाया था मैंने, वो भी 2 चम्मच ही पिया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई वैद्य नहीं, बाकी नहीं, तीनों ने देख लिया। अम्मा का रोग समझ ही नहीं आता। अभी तो कोई खास उम्र भी नहीं। हाँ ना भाभी, यही दुख है, सारी जिंदगी तो ससुराल की सेवा में गुजार दी, अब सुख के दिन आए तो चारपाई पर आ पड़ी। भगवान करे कोई इलाज मिल जाए। जरा सोच दोनों भाइयों पर क्या गुजरती होगी। मर्द हैं, रोते भी नहीं जो मन हल्का हो जाए। अच्छा छाया, हम कुछ भूल तो नहीं कर रहे? भूल? मैं कुछ समझी नहीं। कहीं अम्मा के मन में कुछ हो और कह ना पा रही हो। मगर क्यों करेगी ऐसा अम्मा? वो जो चाहे कह सकती है, मालकिन है घर की। सरस्वती को बुला ले क्या? भाभी, बेटी है वो, उसे बुला ही लेना चाहिए, पर उसकी ससुराल वाले भेजते ही कहाँ हैं। हम कौन सा खुशियां को बुला रहे हैं? माँ बीमार है उसकी, जा बुला सुधाकर को। सुधाकर जा सरस्वती को ले आ अभी। हाँ अभी निकल जा। सुबह सुबह उसे लेके वहां से निकला। मगर भाभी, जा ना भैया, दोनों माँ बेटी मिल ले। पिछली बार जब से वो आके ससुराल गई है तो एक बार भी नहीं आई। 4 महीने हो गए। दूर होता उसका ससुराल तो अलग बात थी, अगला गांव ही तो है। मैं तेरी रोटी बांध देती हूँ साथ में, वहां तो तू खाएगा नहीं। उसकी सास कुछ कहे तो अम्मा का हाल बता देना, और अम्मा भी उसके जाने के बाद ही कमजोर पड़ी है। ठीक है भाभी, मैं बैलों को गाड़ी से बांधता हूँ। छाया पानी की सुराही रख दे गाड़ी में, और चादर और तकिया भी। मैं बैलगाड़ी में ही लेट जाऊंगा रात को। चल जल्दी कर, अंधेरा हो गया। नीलम ने जल्दी जल्दी 4 रोटी उतार दी। लहसुन लाल मिर्च की चटनी पीस रखी थी तो प्याज के साथ वही रख दी। सब्जी बनाने बैठती तो और देर हो जाती। छाया ने ताज़ा पानी भर कर सुराही बैलगाड़ी में रख दी, साथ ही एक गुदड़ी और चादर तकिया भी रख दिया। सुधाकर जल्दी से निकल गया। सरस्वती के गांव पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते थे। जब वो वहां पहुंचा तो सभी सोने की तैयारी में थे। उसने बाहर के दरवाजे की सांकल बजाई। दरवाजा खुला तो सामने सरस्वती का पति नंदलाल था। अरे सुधाकर भैया। हाँ जवाईराज, सब ठीक तो है? अम्मा बहुत बीमार है। अब तो वैद्यों ने भी जवाब दे दिया है। ओह, क्या हुआ? पता नहीं, किसी वैद्य को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सरस्वती को लेने आया हूँ। आओ अंदर आओ। नहीं, मैं बाहर बैलगाड़ी में ही रुक जाऊंगा, बस जरा सरस्वती को बुला दो। तभी सरस्वती आ पहुंची। सुधा भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अम्मा बीमार है सरू, मैं तुझे लेने आया हूँ। अगर जवाईराज मंजूरी दे दें। इसमें मंजूरी कैसी भैया? पर इस समय क्या उचित रहेगा? नहीं नहीं, सुबह 4 बजे निकलेंगे। मैं बाहर बैलगाड़ी में ही हूँ, अंदर आकर आराम करिए ना। नहीं जवाईराज, धन्यवाद, आप सब आराम कीजिए। सरू, तैयारी कर ले। हाँ भैया, पर बैलगाड़ी में कैसे आराम करोगे? मेरी चिंता मत कर, और खाना सब है, तू तैयारी कर। जवाईराज, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। वो बिस्तरों में चले गए थे इसलिए नहीं आए। उन्हें नहीं पता कि आप आए हैं। मैं बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दीजिए, मैं जरा बैलों को देख लूं। अच्छा अंगीठी तो ले जाइए, अभी सुलग रही है। लालटेन में तेल तो है ना? हाँ तेल है, अंगीठी की आवश्यकता नहीं है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। आप सुबह सरस्वती को ले जाइए, मैं भी कल शाम तक पहुंचता हूं, कुछ जरूरी काम है। जी जवाईराज। सुबह सुबह सुधाकर सरस्वती और उसकी बेटी बरखा को लेके निकल पड़ा। सरस्वती की आंखें सूजी हुई थीं, लगता था वो सारी रात रोई है। भैया, अम्मा ठीक हो जाएगी ना?
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सरू, संभल के बैठ। सुधाकर बैलों को दौड़ा रहा था। सूरज निकला ही था कि वो घर पहुंच गए। आ गई सरू। प्रभाकर ने उसके सर पे हाथ रखा। भैया, अम्मा अंदर है। उसे देखते ही नीलम और छाया उठ खड़ी हुई। सरू, आजा। अम्मा। सरस्वती निर्मला को देखते ही रो पड़ी। प्रभाकर आगे बढ़ा तो नीलम ने रोक दिया। रोने दीजिए उसे, मन हल्का हो जाएगा। सरू, निर्मला ने धीमे से उसका नाम लिया। हाँ अम्मा, आ गई मैं। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं री, फिर इतनी कमजोर क्यों हो गई? कुछ खाती पीती क्यों नहीं है? रो मत। ले सरू, पानी पी ले। छाया ने उसे पानी दिया। छोटी भाभी, अम्मा तू आ गई है ना? ठीक हो जाएगी। अम्मा, कुछ पियोगी? हाँ। इतने दिनों बाद पहली बार निर्मला ने हाँ कहा था। चाय पियोगी? हाँ। छाया जल्दी से चाय बनाने भागी। इतने दिन बाद पहली बार निर्मला ने आधा कप चाय पी। छाया समझदार थी, वो समझ गई कि जरूर अम्मा को किसी ना किसी कारण सरस्वती की चिंता है, वो भी इतनी अधिक कि सह नहीं पाए। ये बात उसने प्रभाकर, सुधाकर और नीलम से कहतू कैसे कह सकती है ये बात? पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है। अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि सरू को पहले क्यों नहीं बुला लिया। वो तो भाभी ने कहा। हम भी तो इंसान ही हैं बहू। प्रभाकर बोला। भाई साहब, आप दोनों भाई सरू से बात कीजिए, पूछिए क्या उसने अम्मा से कुछ ऐसा बताया था जिसके कारण अम्मा को सदमा लगा हो। जहां तक मुझे याद है कि पिछली बार जब सरू आई थी उसके बाद ही अम्मा मुरझाने लगी थी। बात करना भी कम हो गया था, खाना भी कम कर दिया था। हमने तो ये सोचा कि गर्मी बहुत है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। छाछ वगैरह पी लेती थी, फिर वो भी कम हो गया। जरूर कोई बात है। सरू भी कितनी कमजोर लग रही है। हाँ छोटी, सरू भी बड़ी कमजोर लग रही है। ठीक है, हम बात करेंगे। हमारे सामने ही बात करना। छोटी, मैंने दूध गर्म कर दिया है, सब बच्चों को पिला दे। मैं बरखा को भी ले आती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है भाभी। दोनों भाई फिर निर्मला के पास जा बैठे। बच्चों को दूध पिलाकर छाया कमरे में आई। तुम दोनों भाई जरा बाहर जाओ। क्यों? अम्मा को पोंछ के कपड़े बदलवा देते हैं, अम्मा को अच्छा लगेगा। ठीक है। सरू, जरा एक बाल्टी में पानी और गमछा के। फिर दोनों ने मिलकर निर्मला का शरीर पोंछकर उसके कपड़े बदल दिए। जा तेरे भाइयों को बुला ला। दोनों के आते ही छाया बोली। सरू, आंगन में चारपाई पर गुदड़ी और चादर है, जरा जल्दी से बिछा दे। अम्मा को बाहर लिटाते हैं थोड़ी देर, मैं कमरा साफ करके बिस्तर बदल देती। ठीक है भाभी। तुम दोनों अम्मा को उठा के बाहर चारपाई पे लिटा दो। सुधाकर ने अम्मा को किसी बच्चे की तरह उठा लिया। छाया ने खूब अच्छे से कमरा साफ कर दिया। अम्मा के बिस्तर पर साफ चादर बिछा दी, तकिए का गिलाफ भी बदल दिया, खिड़की पूरी तरह खोल दी। तब तक नीलम ने नाश्ते में प्याज की पकौड़ियाँ तल दी। प्याज की पकौड़ियाँ सरू को बहुत पसंद थी, साथ ही उसने धनिया मिर्ची की चटनी बना दी। छाया भी जल्दी से नहाकर आ गई थी। सभी बाहर आंगन में ही बैठे थे, खूब बादल घिर आए थे। नहा ली? हाँ भाभी, कपड़े पीछे कुएं पे ही रखाई हूँ, बाद में धो लूंगी। ठीक है। छाया ने सबको नाश्ता दिया, बच्चे भी एक एक पकौड़ी ले लिए। भाभी मेरा मन नहीं। सरू, तुझे देखकर अम्मा ने आज चाय भी पी ली। तू इनके सामने एकदम खुश रहे, वो ठीक हो जाएंगी। छाया ने धीरे से कहा। सच में भाभी? हाँ, तू प्यार से खा। भाभियां भी तो माँ ही होती हैं। माना के उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, पर रिश्ता तो वही है ना। वो प्यार से सरू के मुंह में पकौड़ी डालते हुए बोली। सरू ने प्यार से छाया का हाथ पकड़कर नीलम की ओर देखा। ले सरू, खा, अभी हम जिंदा बैठे हैं तेरे लिए, नीलम ने कहा। सरू की आंख में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान थी। अम्मा चारपाई पर लेटी परिवार को देख रही थी। अम्मा पकौड़ी खाएगी? सरू ने पूछा। अरे नहीं, भारी पड़ जाएगी। प्रभाकर घबराकर बोला। मैंने फल का रस निकला है अम्मा के लिए, अभी लाए। छाया उठकर मिट्टी के कटोरे में पड़ा रस ले आई। ले अम्मा। छाया ने चम्मच से निर्मला के मुंह में रस डाला। निर्मला ने मना नहीं किया और चुपचाप पीती रही। कटोरा खाली हुआ तो सारे परिवार के चेहरे की रौनक लौट आई। अम्मा, थोड़ी खिचड़ी बना, दून पतली। खाएगी ना? हाँ, लहसुन डाल के। हाँ अम्मा, थोड़ा अचार का मसाला भी दूंगी। कई दिन बाद निर्मला के होंठ मुस्कुराए। छाया, ले तू भी खा ले। नीलम ने रोटी और चटनी छाया को दी। छाया को पकौड़ी क्यों नहीं दी? प्रभाकर बोला। वो तो यूं ही, मन नहीं है मेरा। छाया बोली। और तूने अपने लिए भी नहीं बनाए? प्रभाकर ने छाया की बात को अनसुना कर दिया। मन नहीं है, रोटी चटनी का मन है हमारा। दोनों का? सुधाकर हैरान हुआ। सच सच बताओ दोनों। मेरी कसम है, सरू बोली। छोटी छोटी बात पे कसम नहीं खाते।
भाभी, बताओ, वो हम दोनों की मन्नत है। कैसी मन्नत? सुधाकर ने पूछा। जब तक अम्मा भली चंगी होकर खाने पीने नहीं लगती, हम दोनों तला हुआ और मीठा नहीं खाएंगी। क्या? सभी एक साथ चौंक गए। बात कुछ ऐसी थी कि अम्मा भी आधी उठ के बैठ गई। अम्मा, अम्मा, लेट जा। नीलम ने भागकर अम्मा को पकड़ा। अम्मा, सभी ने चारपाई को घर लिया। अचानक मची इस भागदौड़ से बच्चे रोने लगे। नीलम और सरू ने अम्मा को लिटाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और प्रभाकर का सहारा लेके बैठ गई। अब उसका शरीर प्रभाकर के शरीर पर टिका था, उसकी आंख में आंसू थे। क्या हुआ अम्मा? देख, सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना तेरे कर पास, किसी भी बात की चिंता मत। अम्मा ने सरू का हाथ पकड़कर सबकी ओर देखा। सरू की भी चिंता मत कर अम्मा, हमारी बेटी है ये, हम दोनों सब संभाल लेंगे। दो जवान बेटों के होते माँ फिक्र करे तो डूब मरना चाहिए हमें। सुधाकर बोला। सही बात है। छाया आगे बढ़कर बोली। बच्चे, अम्मा ने रोते हुए बच्चों की ओर इशारा किया। इन्हें भी तेरी जरूरत है अम्मा, इन्हें कौन संस्कार देगा? नीलम बोली। अम्मा ने सरू की ओर देखा और धीरे से बोली। बता दे सबको, सब तेरे ही तो हैं। मुझसे गलती हुई तभी बता देती। छाया और नीलम बच्चों को चुप कराने में लगी थी। बादल अब गरजने लगे थे। अम्मा को कमरे में ले चलो, बारिश होगी। सरू, ये चूल्हा समेट के अंदर रसोई में सब रख दे, फिर सब कमरे में चलते हैं। बच्चों को चुप करवाती नीलम बोली। बरखा छाया से चुप नहीं हो रही थी। तो इसे संभाल, मैं समेटती हूँ अम्मा के लिए। सरू, खिचड़ी भी चढ़ा देती हूँ धीमी आंच पे। थोड़ी देर बाद सब निर्मला के कमरे में बैठे थे। बरखा को सरू ने सुबह जल्दी उठा दिया था तो वो माँ की गोद में सो गई। शरण और चरण कमरे के एक कोने में चिड़िया और तोता उड़ खेल रहे थे। हाँ सरू, क्या बात है? प्रभाकर ने पूछा। सरू ने अम्मा की ओर देखा। निर्मला ने हाथ के इशारे से उसे बताने को कहा। प्रभा भैया, ये 2 साल पहले की बात है जब बरखा होने वाली थी और राजा साहब नदी का रास्ता बदल रहे थे। हमारे खेत उसी जमीन पर पड़ते थे। राजा साहब का ऐलान हुआ कि जिस जिस किसान की जमीन ली जाएगी उसे दूसरी तरफ की जमीन उससे ज्यादा दी जाएगी। बरखा के बाबा खेती का काम देखते थे और मेरे जेठ चमनलाल फसल बेचने और हाट का काम संभालते थे। राजा साहब का हुक्म तो टाला नहीं जा सकता था, इसलिए बरखा के बाबा मेरे ससुर और जेठ ने अंगूठा लगाकर कागज जमा कर दिए। कुछ दिनों बाद दूसरी जमीन के कागज भी मिल गए। जमीन बहुत बढ़िया थी, बस घर से थोड़ी दूर पड़ती थी। तो घर में मेरे ससुर ने कहा कि खेतों के पास एक जमीन का टुकड़ा और खरीद कर उस पे मकान बनवा लेते हैं। पर वहां की जमीन खरीदने के लिए इतनी रकम नहीं बन पा रही थी, तो तय हुआ कि अभी फिलहाल रुका जाए। जेठ ने कहा कि ये मकान बेचकर फिर जमीन ले लेंगे, पर गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन भी उस तरफ होने से मकान बिकना आसान नहीं था। उसी की बात करने के लिए मेरे ससुर एक दिन सरपंच को खाने पर न्योता भेजा। मेरे जेठ बीज लाने हाट गए थे और जेठानी अपने मायके। सरपंच के साथ गांव के और 2 बुजुर्ग थे। जैसे ही मकान की बात चली तो सरपंच ने कहा, और कितने मकान बनवाओगे भाई? जी, मैं समझा नहीं। नए खेतों के पास तुम्हारा मकान बन तो गया, मैं तो समझा कि उसी का भोज दे रहे हो तुम मुझे आज। हम सभी अचंभित हो गए। आपको कोई गलतफहमी हो गई सरपंच जी, हम तो अभी जमीन का जुगाड़ भी नहीं कर सके हैं। क्या बात करते हो? चमनलाल ने खुद मकान बनवाया है। और एक बात बताओ कि नंदलाल का अंगूठा क्यों नहीं है खेतों के कागज पर? पाना के दोनों भाई हैं, पर ये तो ठीक नहीं है, नाम तो दोनों का होना चाहिए था। तुमने अकेले चमनलाल के नाम क्यों कर दिए सारे खेत? ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों के अंगूठे तो लगे थे। वो पुराने खेत जो तुमने नदी का रास्ता बदलने के लिए दिए थे उस पर लगाया होगा। जो नए कागज बने उस पर तो नहीं लगाए? नहीं, एक ही बार लगाए थे। तो फिर धोखा दे दिया तुम्हारे बेटे ने बाप भाई को, और अब तो पक्के कागज बन गए हैं। मेरे ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरे जेठ जब आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि भागादौड़ी बहुत करनी पड़ती है, बाद में कागज पर नाम चढ़वा देंगे, और मकान मैंने अपनी मेहनत से बनवाया है। ये मकान नंदलाल को दे दो। उसके बाद से ही वो मेरी जेठानी और बच्चों के साथ उस मकान में रहने चले गए। ये खेतों पे इतनी दूर आते जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पर कुछ अनाज के सिवा और कुछ नहीं देते वो। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। सरू रो दी। है भगवान, इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। घर का गुजारा कैसे चल रहा? मैं लखन काका के खेत में मजदूरी करने जाती हूँ, साग सब्जी मिल जाती है, वो रोती हुई बोली। नीलम ने झट से उसे गले से लगा लिया। तू पागल हो गई थी, अम्मा को बताया पर हमें नहीं। और अम्मा भी चुप रही और अंदर ही अंदर घुलती रही।
नीलम ने उसे डांटते हुए कहा। भाभी, सरू उससे लिपट के रो दी। हमारी बहन दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रही थी और हम यहाँ चैन से रोटी खा रहे थे, लानत है ऐसे जीवन पर। सुधाकर गुस्से में पगला उठा। सुधा, होश में आ, गुस्से से बात नहीं बनती। प्रभाकर बोला। क्या होश में आऊं? बहन मजदूर बन गई, अम्मा बिस्तर पर पड़ गई, और क्या बचा? भाई साहब ठीक कह रहे हैं। जरा सोच विचार कर ही तो हल निकलेगा। उस चमनलाल को नहीं छोड़ूंगा। फिर वही बात, बैठ चुपचाप, प्रभाकर ने डांटते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं सुधाकर कोई ऐसा वैसा ना कर बैठे। वो रो पड़ा। क्या करूं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। प्रभाकर ने उठकर उसे अपने गले लगाया। हम दोनों हैं ना सरू के भाई। जो बन पड़ेगा करेंगे, दरबार जाएंगे, चमनलाल की शिकायत राजा साहब से करेंगे। राजा साहब अच्छे इंसान हैं, इंसाफ करेंगे। वहां तक पहुंच पाएंगे हम लोग। हाँ, मेरा मित्र वीर सिंह उनके दरबार में ही काम करता है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। वो राजा साहब तक हमारी विनीति अवश्य पहुंचाएगा। पर उससे पहले हमें जवाईराज और उनके पिताजी से बात करनी होगी। सरू तब तक यही रहेगी। जवाईराज कह रहे थे कि शाम तक आएंगे। अच्छा है, उनसे बात हो जाएगी। प्रभाकर बोला। अम्मा, अब तू तनिक चिंता मत कर सरू की। तभी बता देती तो अच्छा था, ना तू खुद को कष्ट देती ना सरू को कष्ट उठाने देते हम। मैं तो नाराज हूं अम्मा से भी और सरू से भी। छाया बरखा को उठाकर कमरे से बाहर चली गई। ये लो, अब ये बिगड़ी। सुधाकर बोला। बिगड़ेगी क्यों नहीं, हमें पराया जो कर दिया अम्मा और सरू ने। नीलम आंखें पोंछती हुई बोली। अरे तू तो बड़ी है। प्रभाकर ने टोका। काहे की बड़ी? अम्मा अपना समझती तो बताती नहीं क्या? हमें हक है कि हमें अपनों की पीड़ा का पता चले। अकेले अकेले सहती रही और बिस्तर पे आ पड़ी। बहू, अम्मा ने धीरे से पुकारा। बात नहीं करूंगी जब तक खा पी के भली चंगी नहीं हो जाती। अम्मा, खिचड़ी लेके आती हूँ थोड़ी देर में। वो भी कमरे से बाहर चली गई। अरे प्रभा, सुधा, समझाओ इन्हें। क्या समझाएं अम्मा, तू जान और तेरी बहुएं। अब तू अच्छे से खा पी और सरू की चिंता का त्याग कर, सब भला होगा। प्रभाकर बोला। सरू, तू भी चिंता छोड़, आगे से कभी ऐसा मत करना, तुरंत बता देना। सुधाकर बोला। भूल हो गई भैया, भूल की बच्ची। अरे तू बिटिया है हमारी, हमारी राजकुमारी है। प्रभाकर ने उसे सीने से लगा लिया। शाम को अंधेरा होने ही वाला था कि नंदलाल आ गया। आओ आओ जवाईराज, प्रभाकर ने उठकर उसे गले लगाया। अम्मा कैसी है? पहले से ठीक है। आओ। छाया ने हाथ मुंह धोने का पानी रखा और नीलम ने जल्दी से चाय चढ़ा दी। मैं अम्मा से मिल लूं। सरस्वती कहाँ है? अम्मा के पास ही है और सुधा भी। अच्छा, अम्मा कैसी है? क्या हाल बना रखा है अपना? जवाईराज, आओ आओ। निर्मला ने उठने का उपक्रम किया। लेटी रह अम्मा। नंदलाल मूड़े पे बैठ गया। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुधाकर ने पूछा। नहीं, चितली गया था, वहीं से आ रहा हूँ। तो दोपहर को भोजन भी नहीं किया क्या? सरू ने पूछा। खा लिया था, गिरधारी के मामा के यहाँ गए थे। क्या बोले वो? नंदलाल ने प्रभाकर और सुधाकर की ओर देखा। सबको पता चल गया है। अच्छा, चल अच्छा ही हुआ कि जान गए कि मैं कितना निकम्मा हूँ, अपनी पत्नी, बच्ची और माँ बाप को संभालने के लायक भी नहीं। ऐसा मत कहिए, इसमें दोष तो चमनलाल का है। प्रभाकर ने कहा। नहीं, दोष मेरा है, मैं ही आंख बंद किए रहा किया कि भैया जो करेगा वो ठीक ही होगा। अपनों पर विश्वास करना दोष नहीं होता जवाईराज। सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना। चितली क्यों गए थे? पहले 2 घूंट चाय तो पीने दो। छाया चाय और लड्डू ले आई। भाभी बस चाय ही पीऊंगा। एक लड्डू खा ले बेटा, निर्मला ने धीरे से कहा। अच्छा अम्मा, पर तू जल्दी से ठीक हो जा। हो जाऊंगी, अब तो हिम्मत आ गई है। बढ़िया। चाय पीने के बाद सुधाकर ने फिर से चितली के बारे में पूछा। मेरे मित्र गिरधारी के मामा भांजनदास दरबार में राजा साहब के आगे मुकदमे पेश करते हैं। दरबार हर 8 दिन बाद लगता है। तब तक कई लोग उनके पास आते हैं। मैं भी इसीलिए गया था। क्या कहा उन्होंने? कहा कि गांव के 2-3 गवाहों को दरबार में हाजिर होना होगा और ये गवाही देनी होगी कि जो जमीन नदी के लिए दी थी वो खानदानी जमीन थी। चमनलाल ने विश्वासघात किया है और नई जमीन जो राज्य से मिली है वो उसने मात्र अपने नाम करवा ली। अच्छा, हम भी यही करने की सोच रहे थे। प्रभाकर बोला। गवाह तो मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ, सबसे पहले तो सरपंच काका ही हमारे साथ हैं। रामया काका और बसंती चाची भी हैं। बस तो फिर, पर चमनलाल को भनक ना हो अभी। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो किसी और काम का कहकर भैया को दरबार बुलाएंगे। फिर ये गवाह खड़े कर देंगे।
ये तो बहुत अच्छा है, पर अब तक ये क्यों नहीं सूझी? प्रभाकर ने पूछा। भंजनदास मामा अपने गांव में नहीं थे, वो तीर्थ यात्रा पर गए थे, 6 माह बाद लौटे हैं। अच्छा, चलो ये तो अच्छा है। हम लोग भी चलेंगे, भले ही दरबार में जाने की आज्ञा ना मिले। हम बाहर खड़े रहेंगे, दरबार खुले में लगता है। फिर तो अच्छा है। कब जाना है? सुधाकर ने पूछा। अगले माह। भंजनदास मामा पहले वहां मुकदमा लिखवाएंगे, फिर जो दिन मिलेगा उस पर जाना होगा। ठीक है, चलेंगे, प्रभाकर ने कहा। हम भी जाएंगे, नीलम कमरे में आती हुई बोली। हम मतलब, मैं और छोटी, तुम दोनों क्या करोगी जाके? बस जाएंगे, आती बार शिवजी के मंदिर जाएंगे। बड़ा लंबा रास्ता है। तो क्या हुआ? छाया भी आ गई। मैं भी। अम्मा अचानक अपने आप उठ गई। अरे अम्मा, लेट जा। सुधाकर झट से उठा। बैठने दो ना। सरू हमारे कमरे से एक तकिया ले आ। छाया ने पीछे से अम्मा को सहारा दिया। तकिया आते ही छाया ने दीवार के सहारे तकिए लगाकर अम्मा को ठीक से उनके सहारे बिठा दिया। तुम दोनों तो बात नहीं करने वाली थी ना अम्मा से? प्रभाकर हंसा। बात कहाँ कर रही हूँ? छाया बोली तो सबके हंसने के साथ अम्मा भी मुस्कुरा दी। क्या बनाया है खाने में? अम्मा ने पूछा। है, खाना खाएगी अम्मा? नीलम हैरान हो गई। एक रोटी। कोई नहीं, एक तो एक सही। अभी क्या खाएगी अम्मा? वही बना दूंगी। अभी तो जवाहराज आ रहे थे तो साग और आलू टमाटर की सब्जी बना दी, खीर भी धरी है चूल्हे पे, पूरी गर्म गर्म तल दूंगी। तेरा क्या मन है? जल्दी से बना दूंगी। खीर खाऊंगी बस। ठीक है, जो तेरा मन करे। सरू वहीं रही, पर नंदलाल अगले ही दिन चला गया था। फिर वो कुछ दिन बाद आया और बताया कि दरबार जाने का दिन मिल गया है। गांव के बहुत से लोग गवाही को तैयार हैं। अम्मा की तबीयत भी सुधर रही थी, अब वो भी खाने पीने और चलने फिरने लगी थी। तय हुआ कि नंदलाल और इधर की दोनों बैलगाड़ी ले जाएंगे। अम्मा भी साथ जाने की जिद पकड़े थी, पर सभी को उसकी फिक्र थी। सरू के सास ससुर और गांव के चंद लोग भी उधर से ही निकलेंगे। चमनलाल को पता चल चुका था, किंतु अब देर हो चुकी थी, मुकदमा दाखिल हो चुका था। अम्मा की तबीयत का ध्यान रखते रखते सब दरबार पहुंच गए। दरबार खुले में था, कई गांव के लोग वहां मौजूद थे। समय आने पर सरू के ससुर और जेठ का मुकदमा पेश हुआ। गांव वालों की गवाही और जमीन के कागज से ये साफ हो गया कि चमनलाल ने बाप और भाई के साथ विश्वासघात किया है। राजा साहब ने तुरंत जमीन के कागज बदलवाकर सरू के ससुर के नाम पर करने की आज्ञा दी और कहा कि वो स्वयं चाहें तो जमीन बेटों में बांट सकते हैं, परंतु ये फैसला वो स्वयं करेंगे। चमनलाल को दंड स्वरूप गांव की पंचायत जो सजा सुनाएगी वो उसे माननी होगी। चमनलाल सर झुकाए खड़ा रहा। सभी गांवों के लोग उसे हिकारत से देख रहे थे। आज वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। अम्मा बहुत खुश थी। जब मंदिर के बाहर बैलगाड़ियां खड़ी हुई तो प्रभाकर ने अम्मा से कहा, यहीं से हाथ जोड़ ले अम्मा। नहीं, दर्शन करूंगी मैं, फिर जाने कभी आ पाऊंगी या नहीं। ओह अम्मा, चल। सुधाकर उसे गोद में उठाकर मंदिर में ले आया। दर्शन कर अम्मा निहाल थी, बार बार माथा टेक प्रभु का धन्यवाद करती। अम्मा बहुत खुश है। सुधाकर बोला। हाँ, देखो तो लगता ही नहीं कि पिछले महीने इसके जीने की उम्मीद ही ना रही थी हमें। प्रभाकर बोला। यही होती है माँ, संतान सुखी तो सुखी, संतान का दर्द माँ का क्या हाल कर देता है। अम्मा को देख समझ गए हम। नीलम बोली। पर अम्मा या सरू ने हमें क्यों नहीं बताया? छाया का मुंह अब भी सूजा हुआ था। छोटी, हम बहुएं हैं, मुझे इसलिए घर में आए बस 5 साल हुए हैं और तुझे 2 साल। इतने समय में किसी को अपना समझ लेना या इतना विश्वास होना आसान नहीं होता। बेटी का मजदूरी करना कहीं समाज में परिवार का सम्मान ना खो दे, ये डर भी अम्मा के मन में होगा। सोचती होगी कि कहीं हम ये बात अपने मायके या गांव वालों के सामने गलती से भी न कह दें। आखिर जवाहराज के मान का भी सवाल था कि उनकी पत्नी मजदूरी कर रही है। सही कह रही हो भाभी, पर भाई साहब और इन्हें तो बता सकती थी। वो भी इसलिए नहीं बताई होगी कि कहीं दोनों बहन के मुंह में कोई ऐसी भूल न कर दे कि बाद में सबको पछताना पड़े। देखा नहीं था कि जब सुधाकर को पता चला तो कैसे गुस्सा हो गया था। लगता था कि अभी जाकर चमनलाल का खून कर देगा। हाँ भाभी, मैं भी डर गई थी। तो सोच, वो तो माँ है, बेटी का दुख था तो बेटों की भी तो चिंता होगी, इसलिए चुप रह गई। हाँ सच में, प्रभाकर भाई साहब का तो फिर भी थोड़ा शांत स्वभाव है, पर ये तो गुस्सा हो जाते हैं तुरंत। चल अब सब ठीक हो गया। पर क्या मिला चमनलाल को? थू थू करवा ली अपनी और परिवार के मन से उतरा सो अलग। छोटी, ये लालच होती ही ऐसी चीज है भाभी, एक मिले तो दूजी चीज भी चाहिए, दूजी मिल जाए तो फिर तीजी, इसका कोई अंत नहीं। सही कह रही है। चलो भाभी। अम्मा आ गई।
सुधाकर अम्मा को उठाए बैलगाड़ी की ओर आ रहा था। नीलम ने जल्दी से गुदड़ी ठीक की तो सुधाकर ने अम्मा को लाकर बिठा दिया। नीलम ने अम्मा की कमर के पीछे तकिए लगा दिए। चलें? प्रभाकर ने पूछा। सरू और जवाईराज को बुला, अम्मा ने कहा। अच्छा। उन दोनों के साथ लुभायादास भी आ गया तो अम्मा ने उसे देख हाथ जोड़ नमस्कार किया। बहन, माफ कर दियो, तेरी बेटी को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी। भाई साहब, होनी को कोई टाल ना सका है, पीड़ा तो आप सबको भी कम ना हुई, और सबसे अधिक तो समधन को हुई होगी। मेरी ओर से हाथ जोड़ नमस्कार कहिएगा। अब स्वस्थ हो जाओ तो दिवाली पे हम सब आएंगे, फिर बहू को भी ले आएंगे। अवश्य आओ सब भाई साहब। पर सरू तो अब आपके साथ ही अपने घर जाएगी। बस हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि जो हुआ भूल जाओ और चमनलाल को क्षमा करके उसके हिस्से की जमीन पंचायत के सामने ही उसे दे देना। जो हुआ उसमें उसके बाल बच्चों का कोई दोष नहीं। उसकी पत्नी भी किसी की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि सरू की तरह वो भी किसी के यहाँ मजदूरी करे। उसके बच्चे आप ही का खून है, क्षमा कर दो उसे। लुभायादास थोड़ी देर चुपचाप खड़ा कुछ सोचता रहा। ठीक है बहन, ऐसा ही करूंगा। अब अपना ध्यान रखना, हम सब आएंगे दिवाली पर। अम्मा। सरू आगे बढ़कर अम्मा के पास आई। खुश रह, खूब सेवा कर सास ससुर की, जैसे तेरी भाभियां मेरी करती हैं। अम्मा ने सरू के सर पे हाथ रखा। हाँ अम्मा। नंदलाल ने भी आगे बढ़कर अम्मा के पांव छुए और सबसे मिला। सरू भी भाई भाभियों के गले मिल ससुराल रवाना हो गई। बैलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो अम्मा ने कहा, सुधा, जरा प्रसाद तो दे। ले अम्मा। सुधाकर ने प्रसाद का दोना उसे पकड़ा दिया। लो दोनों प्रसाद खाओ, और अब मैं ठीक हूँ, दोनों मीठा तला खाना शुरू करो। अम्मा ने प्रसाद नीलम और छाया के मुंह में डालते हुए कहा। अम्मा, अब कभी कुछ छुपाना नहीं। बेटों को ना बताओ तो ना सही, पर हम दोनों को अवश्य बताना। हम दोनों भी तो तेरी बेटियां ही हैं। नीलम बोली। हाँ बहू, कसम से कुछ ना छुपाऊंगी। घर पहुंचने में तो देर हो जाएगी, खाने का क्या करेंगे? अम्मा, पूरी और आलू गोभी की सब्जी रात के लिए भी बना ली थी, सरू को भी दे दी है। ये बढ़िया किया। देखा प्रभा और सुधा, मेरी बहुएं कितनी सयानी हैं। हाँ अम्मा, इसलिए तो तू चुनकर लाई है इन्हें। और क्या पारखी नजर है मेरी। हाँ हाँ हाँ, सब हंस दिए। बच्चों ने भी प्रसाद खाया। शाम ढल रही थी, ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। बैलों के गले में बंदी घंटियां बज रही थी, और बैलगाड़ी धीरे धीरे घर की ओर जा रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप जैसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।